पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर के बेसिक पार्ट को देखा, कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेकर के वेक्टर एडिशन तक बहुत डिटेल में समझे। अब हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑलरेडी आप लोग थंबनेल में देख भी चुके हैं। तो जैसे कंसीडर कीजिए एक ब्लॉक है हमारे पास, इसको अगर हम पुश करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि फोर्स हम लोग लगाए हैं इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जिधर फोर्स लगा है उधर ही हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना है? तो वर्क डन का फॉर्मूला भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो क्या दो वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं क्या? इसका मतलब यह है कि अब हमारा टॉपिक जो है वह है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स का जो दो पार्ट है, एक कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यह जानो कि डॉट प्रोडक्ट का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। मतलब कि दो वेक्टर को प्रोडक्ट करोगे ना तो रिजल्ट हमारा हमेशा स्केलर आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर दो वेक्टर अगर लीनियरली एक्ट करे, लीनियरली का मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट करे, तो हम लोग हमेशा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख भी दिए हैं। और साथ ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट का बात करें तो दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने का रिजल्ट अगर वेक्टर आए तो उसका नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसीलिए नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कब करते हैं? जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलरली एक्ट करें ना, तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इस चीज को और भी डिटेल में समझने से पहले एक बार बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट है क्या। जैसे कि दो वेक्टर कंसीडर करो, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर। ए वेक्टर को A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। बी वेक्टर को कंसीडर करो A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख देंगे, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1, इस तरह से लिख करके रख दिए। अब जब प्रोडक्ट किए तो ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में ये आया कैसे? तो चलो बात करते हैं। यहां पे क्या है ना, यहां पे आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट का बात होगा और आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट का बात होगा। अगर आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका वैल्यू होता है 1, और जे कैप को जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हो उसका भी वैल्यू 1। तो के कैप को के कैप से करोगे तो भी 1 ही आएगा, लेकिन आई कैप को जे कैप से करोगे तो 0 होगा, जे कैप को के कैप से करोगे तो भी 0, और के कैप को आई कैप से करोगे तो भी 0। मतलब कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर तो लीनियरली एक्ट करेगा ना, अभी अभी बात किए, तो लीनियरली एक्ट करेगा तो ही हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो देखो दिख रहा है आई डॉट जे हमारा 0 हो चुका है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे एक सवाल का, जो कि तुमको यहां पे दिख रहा है। ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है 4 आई कैप, 3 जे कैप और के कैप, 3 आई कैप, जे कैप प्लस 2 के कैप, ए और बी वेक्टर। तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा हमारा, कुछ इस तरह से पहले तो लिख लेंगे। तो मजेदार बात यह है कि अगर हम आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो होगा आई डॉट आई हमारा 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0। जे डॉट आई करेंगे तो भी 0 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन जे डॉट जे होगा हमारा 1, जे डॉट के भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा। तो आई का कोएफिशिएंट 4 है, यहां 3 है, तो 4 इंटू 3 लिखेंगे, फिर 3 इंटू 1 लिखेंगे, फिर 1 इंटू 2 लिखेंगे। देखो वही तो लिखे हैं, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? 17। सीधा सीधी बात है, कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसी को थोड़ा और एडवांस तरीके से देखते हैं। दो अलग अलग वेक्टर, यहां तो हम बता दिया आपको कि दो वेक्टर लीनियरली एक्ट करेगा तो ही जाकर के हमारा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर लीनियरली एक्ट नहीं करे तो चलो ना, आ गया एक सवाल यहां पे कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों ही लीनियरली एक्ट नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं ना, नहीं कर रहा है ना, एंगल है दोनों के बीच में थीटा। तो क्या करते हैं हम लोग, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से ब्लू कलर का। अब ये वेक्टर आया कहां से? ऊपर से लाइट डालो ना यार, लाइट डालेंगे तो परछाई गिरेगा ना। तो जितना ए का परछाई बी पे बन रहा है, ठीक है ना, जितना ए का परछाई बी पे बन रहा है उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होगा कितना, हम लोग अभी अभी जाने हैं ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये हमारा?
ए कॉस थीटा, और ये ए कॉस थीटा को ही बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कहां पे आया है? ये जो नीला वाला जो ए कॉस थीटा आया है ना, ये बी पे आया है, ठीक है ना, इसीलिए बोल दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो अब जो प्रोडक्ट करेंगे, अब तो बी के डायरेक्शन में ए आ गया, क्योंकि हम लोग को करना है बी के डायरेक्शन में ही ए को लाना है, क्योंकि हमारा दो वेक्टर लीनियरली एक्ट करता है, तो लीनियर डायरेक्शन में लेकर के आए ना, तो ये हमारा हो गया क्या? ए बी कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें कि अगर ए और बी के बीच के एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ऊपर से अगर तुम लाइट को फॉल कराओगे तो कोई भी परछाई नहीं बनेगा। परछाई नहीं बना मतलब कोई प्रोजेक्शन नहीं, कोई प्रोजेक्शन नहीं मतलब जीरो प्रोजेक्शन, तो ए डॉट बी करोगे तो जीरो हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक उसी तरह से अगर ये थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, अब अगर तुम ऊपर से लाइट फॉल कराओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन प्रोजेक्शन होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दिख रहा है तुमको क्लियरली? अब अगर क्या है कि यही दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो क्या होगा? पैरेलल हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री हो गया, तो कंप्लीट प्रोजेक्शन होगा ना, तो ए का पूरा प्रोजेक्शन बी पे आ गया, ठीक है ना, ए का कंप्लीट बी पे आ गया, तो ए डॉट बी करेंगे तो पूरा पूरी ए बी हो जाएगा हमारा। मैक्सिमम यहां पे हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू। बात समझ में आ गया ना? तो ये सारा चीज हमारा डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे फोर्स के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट का ही, ठीक है ना, जो कि वर्क डन निकालता है। जैसे कि अगर हम फोर्स लगाए कुछ इस तरह से, सीधा जिधर डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, तो इस केस में हमारा मैक्सिमम वर्क डन होने वाला है। लेकिन अगर हम फोर्स एक पार्टिकुलर एंगल पे लगा दे तो उस फोर्स का जो प्रोजेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वो जो है हमारा रेड कलर से दिख रहा है, वो फोर्स को हम लोग कंसीडर करके आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ए बी के बारे में, ठीक ना। अब यहां पे ए और बी अगर हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और अगर ए का मैग्नीट्यूड हमारा कुछ इस तरह से है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से है, तो कहने का मतलब यहां पे यह है कि ये एंगल थीटा का वैल्यू कितना होगा। अभी तक तो सब कुछ के बारे में बात किए, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा ये तो नहीं बात किया ना, तो वो भी निकालने का तरीका कुछ इस तरह से है। अगर मान लो कि ए वेक्टर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बी वेक्टर कुछ हमारा ऐसा दिया हुआ है, तो ए का मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, बी वेक्टर हो जाएगा हमारा रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला के बारे में, तो वो है हमारा a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब a का मैग्नीट्यूड निकला हुआ है, b का मैग्नीट्यूड निकला हुआ है, a डॉट बी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। तो यहां से कॉस थीटा निकल गया, मतलब थीटा निकल गया, हमारा एंगल रेडी है हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में एंगल कैसे निकालते हैं और अलग अलग एंगल्स पे किस तरह से प्रोजेक्शंस होता है वो भी समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग एक सवाल का, जो कि है a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप। इसका एंगल थीटा निकालना है। आपका काम यह है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि दो वेक्टर को अगर प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट भी वेक्टर आएगा। ये कैसे? चलो समझते हैं। ये हमारे हाथ को देखो ध्यान से, ठीक है ना, जिधर हमारा फिंगर, ठीक ना, सेंट्रल फिंगर पॉइंट किया हुआ है वो हमारा ए वेक्टर है, और जो हमारा पाम है ना, पाम के परपेंडिकुलर से एक वेक्टर निकला है जो कि है हमारा बी वेक्टर। अगर हम अपने फिंगर को कुछ इस तरह से कर्ल कर दें, ठीक ना, मोड़ दें, ए को बी की तरफ मोड़ दें, ठीक है ना, और हम अपने थंब को ऊपर की तरफ ही रखें, तो इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी। क्या होता है इसका मतलब? ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए को बी से क्रॉस किए हैं तो रिजल्ट मिला है हमको क्या? सी। तो जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये जो सी होगा ना, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सी क्या होता है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। चलो इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहां पे एक स्क्रू देख रहे हो और एक रेंच देख रहे हो। इस स्क्रू में रेंच को फिक्स कर लेते हैं, और अगर हम फोर्स लगाते हैं, अब देखो स्क्रू से लेकर के रेंच तक का एक हम वेक्टर लिए हैं जो कि आर वेक्टर है, ठीक है। अब इस रेंच को अगर हम घुमाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो यहां पर लगेगा टॉर्क, ठीक ना, आर क्रॉस एफ टॉर्क लगेगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर क्रॉस एफ अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आर वेक्टर को
एफ वेक्टर से क्रॉस कराओगे तो थंब हमारा ऊपर की तरफ आएगा और ये हो जाएगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन। अगर यही केस में फोर्स का डायरेक्शन को अगर तुम पलट दो तो तुम्हारा टॉर्क का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप है। मतलब कि आई और जे का क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि आई और जे के जो परपेंडिकुलर होगा वही रिजल्ट होगा। अभी बोले ना कि ए क्रॉस बी किए तो सी हमारा एक वेक्टर आया, और जो सी वेक्टर आया वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर था। तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक हमारा तीसरा वेक्टर आएगा जो कि आई और जे के परपेंडिकुलर हो। तो आई क्रॉस जे का रिजल्ट सीधा सीधी बात है के हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से जे क्रॉस के करेंगे तो रिजल्ट आई कैप आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्ट जे कैप आएगा। अगर इसी चीज को उल्टा लिख दे ना, जे क्रॉस आई कर दे तो हमारा माइनस के कैप हो जाएगा, और के क्रॉस जे कर दे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और आई क्रॉस के कर दे तो माइनस जे कैप हो जाएगा। ये बात समझ में आया। मतलब कि ये क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे ना तो माइनस साइन लग जाता है, सीधा सीधी बात है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया था, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं क्या, आई क्रॉस आई के बारे में। हम क्या बोले थे, दो वेक्टर का अगर हमारा आपस में परपेंडिकुलर है तो ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा। तो यहां पे आई क्रॉस आई है तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो जिस कारण से इसका वैल्यू 0 हो गया। जे क्रॉस जे ये भी सेम डायरेक्शन हो गया, वैल्यू 0। के क्रॉस के सेम डायरेक्शन 0। ठीक ना। अब यहां पे सी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। अब इसको लिखते हैं हम लोग क्या, ए बी साइन थीटा, क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़े थे जो परपेंडिकुलर पार्ट था वो साइन थीटा के टर्म्स में आता था, इसीलिए यहां पे ए बी साइन थीटा। अब यहां पे एन कैप क्यों लिखे हैं, एन कैप का मतलब होता है नॉर्मल। मतलब कि ये जो वैल्यू आया है ना ए बी साइन थीटा एन कैप, ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। सी वेक्टर जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है ना, और ये सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग सीखेंगे एक रूल जिससे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। ठीक है ना। तो क्रैमर्स रूल को समझने से पहले एक सवाल देखना पड़ेगा। सवाल क्या है, एक जनरल फॉर्म ही लेकर के चलते हैं। जैसे कि ए वेक्टर हमारा a1 आई कैप, b1 जे कैप प्लस c1 के कैप है, और बी वेक्टर हमारा a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप है। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ये मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पे आई जे के पहले हम लोग लिख दिए। ठीक है, और आई के नीचे ए का, ए वेक्टर में जो आई का कोफिशिएंट था क्या था, a1 था। पहले ए वेक्टर को लिखेंगे फिर बी वेक्टर को लिखेंगे। आई का कोफिशिएंट a1 था, जे का कोफिशिएंट b1 था, के का कोफिशिएंट c1 था। ठीक है, तो आई के नीचे a1, जे के नीचे b1, के नीचे c1। ठीक उसी तरह से बी वेक्टर को ए वेक्टर के जस्ट नीचे लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आई के नीचे a2, जे के नीचे b2, के नीचे c2। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब ये लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का टेक्निक बड़ा ही यूनिक है। हम लोग क्या करते हैं, अगर आई कैप निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, आई का रो और आई का कॉलम को ढक देंगे कुछ इस तरह से। तो ढकने के बाद बचा क्या, हमारे पास बचेगा b1 c2, b1 c2 और b2 c1। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके इससे माइनस कर देंगे, तो b1 c2 माइनस c1 b2 आई कैप। अब जब हम जे कैप निकालेंगे तो अब क्या है कि आई का रो और कॉलम को ढके थे, अब जे का रो और जे का कॉलम को ढकेंगे, लेकिन उससे पहले एक नेगेटिव साइन बैठाएंगे, क्योंकि जे कैप लिखने से पहले हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन बैठाते हैं, जो कि डिटरमिनेंट का रूल है। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव साइन बैठाए तो बचा क्या, क्या दिख रहा है हमको, a1 c2 माइनस a2 c1। क्या दिख रहा है, a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है ना। तो इसके बाद के कैप का बात करेंगे तो के कैप में प्लस ही लिखेंगे, सिर्फ जे में माइनस लिखेंगे। ठीक है ना। तो के को ढक दिए, के का रो और कॉलम को ढक दिए, तो बचा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियरली आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम लोग ए क्रॉस बी किस तरह से निकालते हैं। यह हमारा जनरल फॉर्मेट है क्रैमर्स रूल का।
ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ये सवाल जल्दी से बनाओ, और सवाल बनाओ और साथ ही साथ कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। देखो, ऐसा एनिमेशन करने में ना बड़ा ही टाइम लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करना, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिले। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहें। फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।